हेलो दोस्तों, बिगनर्स माइंड में आपका स्वागत है। और आज हम करंट अफेयर कर रहे हैं जो है 12 से लेकर 15 तारीख की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को गुरु नानक जयंती की दी शुभकामनाएं। देश भर में आज यानी कि 14 नवंबर को शुक्रवार को गुरु नानक जयंती कब बनती है? गुरु नानक जयंती 14 नवंबर को, ठीक है। पर प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। देश के सभी गुरुद्वारों को सजाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके मौके पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने एक्स हैंडल पर अपलोड वीडियो क्लिप में अपने विचार व्यक्त किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, गुरु नानक जयंती के शुभ अवसर पर शुभकामनाएं। गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं हमें करुणा, दया और विनम्रता की भावना को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करें। यह हमें समाज की सेवा करने के लिए भी प्रेरित करें। आपके महेश कुमार खिची चुने गए दिल्ली के नए मेयर, 3 वोटों से बीजेपी पार्षद को हराया। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार महेश कुमार खिची को आज गुरुवार को दिल्ली का नया मेयर चुना गया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी की सफाई उनकी प्राथमिकता होगी। बता दें कि करोल बाग के देवनगर वार्ड से आप पार्षद महेश खिची ने बीजेपी के किशन लाल शुकूरपुर वार्ड को केवल 3 वोटों से मामूली अंतर से हरा दिया। पीएम मोदी शुक्रवार को मध्य प्रदेश के 2 जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालयों का करेंगे लोकार्पण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को बिहार के जुम्मई में राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम के दौरान मध्य प्रदेश के 2 जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालयों का भी वर्चुअली लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जुम्मई के कार्यक्रम से मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के श्री बादल भाई भोई जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय और जबलपुर के राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। यूपीएससी ने वापस लिया फैसला, अब एक दिन एक शिफ्ट में होगी पीसीएस की परीक्षा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए यूपीएससी ने अपना फैसला वापस ले लिया है। ऐसे में यूपीएससी की ओर से होने वाली परीक्षा एक दिन और एक ही शिफ्ट में होगी। वहीं आरओ की परीक्षा के लिए कमेटी बनाई गई है। बड़ी संख्या में छात्र इसको लेकर प्रयागराज में प्रदर्शन कर रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर यूपी पीसीएस ने यह बड़ा निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री मोदी 15 नवंबर को पहले बोडोलैंड महोत्सव का करेंगे उद्घाटन। राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई के इंदिरा गांधी खेल परिसर में 2 दिवसीय प्रथम बोडोलैंड महोत्सव 15 और 16 नवंबर को होगा, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। यह महोत्सव शांति बनाए रखने और जीवंत बोडो समाज के निर्माण के लिए भाषा, साहित्य और संस्कृत पर एक बड़ा आयोजन है। इसका उद्देश्य न केवल बोडोलैंड में असम, पश्चिम बंगाल, नेपाल और पूर्वोत्तर के अन्य अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले स्वदेशी बोडो लोगों को एकीकृत करना है। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार पीएम मोदी 15 नवंबर को शाम लगभग 6:30 बजे साई इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में पहले बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर वह सभा को संबोधित करेंगे। महोत्सव का विषय समृद्ध भारत के लिए शांति और सद्भाव है, जिसमें बोडो समुदाय के साथ साथ बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र BTR के अन्य समुदायों की समृद्ध संस्कृत, भाषा और शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसका उद्देश्य बोडोलैंड की सांस्कृतिक और भाषाई विरासत, पारिस्थितिक जैव विविधता और पर्यटन क्षमता की समृद्धि का लाभ उठाना है। स्वच्छ गंगा मिशन सहायक नदियों के प्रवाह और डॉल्फिन संरक्षण जैसी परियोजनाओं को मंजूरी। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन NMCG की 58वीं कार्यकारी समिति की बैठक में विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। चंबल, सोन, दामोदर और टॉन्स नदियों के पर्यावरणीय प्रवाह का आकलन और गंगा नदी के डॉल्फिन के संरक्षण के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना को इसमें मंजूरी दी गई है। इस दौरान यात्रा वृत्तांत श्रृंखला रग रग में गंगा एक जीवनधारा के 3रे सीजन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। यह नया सीजन गंगा के महत्व और संरक्षण प्रयासों को नए नज़रिए से प्रस्तुत करेगा। देश भर के दर्शक इस सीरीज़ को दूरदर्शन पर देखेंगे। परियोजना का उद्देश्य क्या है? हाइड्रोलॉजिकल और हाइड्रोडायनामिक मॉडल तैयार करना है। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार 11 करोड़ रुपए के अनुमानित बजट के साथ
बनी पर्यावरणीय प्रवाह संबंधित परियोजना का उद्देश्य हाइड्रोलॉजिकल और हाइड्रोडायनामिक मॉडल तैयार करना भी है। वहीं फंसे हुए गंगा नदी डॉल्फिन की सुरक्षा के लिए उन्नत बचाव प्रणाली का अनुमानित बजट 1 करोड़ रुपए है। इसका उद्देश्य संकट में डॉल्फिन की सहायता के लिए एक विशेष बचाव वाहन डॉल्फिन एम्बुलेंस विकसित करना है। बैठक में उत्तर प्रदेश में गंगा बेसिन में लुप्तप्राय कछुओं के संरक्षण के लिए एक परियोजना भी मंजूरी दी गई है। अक्टूबर माह में थोक महंगाई दर बढ़कर 2.36% पर पहुंच गई है। देश की थोक मूल्य सूचांक WPI आधारित महंगाई दर अक्टूबर माह में बढ़कर 2.36% हो गई, जो पिछले साल के इसी महीने में तुलना में अधिक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने आज गुरुवार को यह जानकारी दी। थोक महंगाई दर में वृद्धि का मुख्य वजहों में खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों को बताया जा रहा है, विशेषकर सब्जियां, जिनकी कीमतें मानसून वापसी में हुई देरी से फसलें प्रभावित हुई हैं। सितंबर में महंगाई दर 1.84% थी, जबकि अक्टूबर में यह बढ़कर 2.36% हो गई। खाद्य पदार्थों की कीमतों में 13.57% की बढ़ोतरी ने इस महंगाई में मुख्य योगदान दिया। आलू और प्याज जैसी सब्जियों की कीमतों में भी भारी वृद्धि हुई, क्योंकि प्रतिकूल मौसम के कारण आपूर्ति में कमी आई। वहीं विनिर्मित वस्तुओं की महंगाई दर 1.5% पर पहुंच गई, जो WPI का 64% से अधिक हिस्सा बनती है। दूसरी ओर ईंधन और बिजली की कीमतों में गिरावट आई और इस श्रेणी में महंगाई दर -5.79% रही। भारतीय अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 26-27 तक 6.5 से 7% की दर से बढ़ेगी, S&P की रिपोर्ट में ये कहा गया है। देश की आर्थिक वृद्धि दर को लेकर S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने गुरुवार को जारी किए गए अपने अनुमान में कहा कि भारत 31 मार्च 2027 तक 3 वित्तीय वर्षों में सालाना 6.5 से 7% की विकास दर से आगे बढ़ेगा। रेटिंग एजेंसी ने वैश्विक बैंक परिदृश्य रिपोर्ट में यह कहा। रेटिंग एजेंसी ने जारी अपनी वैश्विक बैंक परिदृश्य रिपोर्ट में कहा है कि बुनियादी ढांचे पर खर्च और निजी खपत से वृद्धि को गति मिलने से भारतीय अर्थव्यवस्था के 31 मार्च 2027 तक 3 वित्त वर्ष 2024-25, 2025-26 और 26-27 में सालाना 6.5 से 7% के बीच बढ़ने का अनुमान है। अच्छी आर्थिक वृद्धि की संभावनाएं बैंकों की परिसंपत्ति गुणवत्ता को समर्थन देना जारी रखेंगी। इसके साथ ही S&P ने अपनी वैश्विक बैंक परिदृश्य रिपोर्ट में कहा कि अच्छी आर्थिक वृद्धि की संभावनाएं बैंकों की परिसंपत्ति गुणवत्ता को समर्थन देना जारी रखेंगी, जबकि स्वस्थ कॉरपोरेट बही खाते, सख्त अंडरराइटिंग मानक और बेहतर जोखिम प्रबंधन प्रथाएं परिसंपत्ति गुणवत्ता को और स्थिर करेंगी। PM मोदी को दिया जाएगा डोमिनिका का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान। डोमिनिका का सरकार ने कोविड-19 के दौरान मदद के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित करने की घोषणा की है। उन्होंने यह सम्मान जॉर्ज टाउन, गुयाना में आयोजित भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन 19-21 नवंबर में एक समारोह के दौरान दिया जाएगा। डोमिनिका की राष्ट्रपति सिल्वेनी बर्टन यह पुरस्कार प्रदान करेंगी। कोविड-19 महामारी के दौरान मदद के लिए दिया जाएगा PM मोदी को ये सम्मान। PM मोदी ने डोमिनिका को एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन की 70,000 खुराक प्रदान की थी। भारतीय नौसेना के तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 24 के चौथे संस्करण का आयोजन 20, 21 और 24 नवंबर को। भारतीय नौसेना पैन इंडिया तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 24 के चौथे संस्करण का संचालन 20, 21 और 24 नवंबर को करने जा रही है। एक्स सी विजिल का चौथा संस्करण में 6 मंत्रालय और 21 संगठन एवं एजेंसियां शामिल होंगी। उल्लेखनीय है कि 11,098 किलोमीटर के समुद्र तट और 2.4 मिलियन वर्ग किलोमीटर के आर्थिक क्षेत्र को शामिल करते हुए यह व्यापक अभ्यास पूरे तटीय सुरक्षा बुनियादी ढांचे और मछली पकड़ने वाले समुदाय और तटीय आबादी सहित सभी समुद्री हितधारकों को एक साथ शामिल करेगा। अभ्यास का मुख्य उद्देश्य तटीय समुदायों के बीच समुद्री रक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार भारतीय नौसेना तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 24 का चौथा संस्करण आयोजित करेगी। इस अभ्यास का तटीय रक्षा और सुरक्षा तत्परता मूल्यांकन CDSRIE चरण अक्टूबर 2024 के अंत में सभी तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नौसेना अधिकारियों द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसमें संपूर्ण तटीय रक्षा और सुरक्षा बुनियादी ढांचे का गहन ऑडिट किया जाता है। इस वर्ष पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के अधिकारी भी भारतीय नौसेना के नेतृत्व वाली CDSRE टीमों का हिस्सा होंगे। साथ में राज्य समुद्री पुलिस, तटरक्षक, सीमा शुल्क, मत्स्य पालन आदि के कर्मचारी भी होंगे।
विश्व मधुमेह दिवस 2024 भारत में 10.1 करोड़ लोग मधुमेह की चपेट में। दुनिया भर में मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ की बीमारी खतरनाक दर से बढ़ रही है। हर बीते साल के साथ यह पुरानी बीमारी अपने प्रभाव को व्यापक बना रही है, क्योंकि अधिक से अधिक लोग इसकी कई जटिलताओं से जूझ रहे हैं। मधुमेह से पीड़ित लाखों लोग घर और काम स्कूल जाने में रोजाना चुनौतियों का सामना करते हैं। मधुमेह की देखभाल अक्सर सिर्फ रक्त शर्करा पर केंद्रित होती है, जिससे कई लोग परेशान हो जाते हैं। 2023 में प्रकाशित भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद भारत मधुमेह अध्ययन के अनुसार मधुमेह की व्यापकता 10.1 करोड़ है। हर साल 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। मधुमेह के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के तौर पर काम करता है। विश्व मधुमेह दिवस हमें वैश्विक स्वास्थ्य पर मधुमेह के बढ़ते प्रभाव और इस पुरानी स्थिति को रोकने, निदान और प्रबंधन के लिए सामूहिक कार्यवाही की तत्काल आवश्यकता की याद दिलाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिलवासा में स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर का किया लोकार्पण। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को सिलवासा में स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर झंडा चौक का लोकार्पण किया और एक सार्वजनिक समारोह को संबोधित किया। छात्रों को गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा प्रदान करना समय की मांग। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर का लोकार्पण करके उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हुई है। उन्होंने कहा कि यूटी प्रशासन ने उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई प्रयास किए हैं। छात्रों को गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए 2018 में सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज की शुरुआत की गई और 2022 में निफ्ट की स्थापना की गई। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ये प्रयास यूटी के युवाओं के लिए एक बेहतरीन अवसर प्रदान करेंगे। वी.के. पॉल करेंगे 43वें IITF में स्वास्थ्य एवं परिसर कल्याण मंत्रालय के मंडप का उद्घाटन। नीति आयोग के अध्यक्ष के सदस्य स्वास्थ्य डॉक्टर वी.के. पॉल गुरुवार को भारत मंडपम में आयोजित होने वाले 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य मंडप का उद्घाटन करेंगे। इस वर्ष का मंडप एक स्वास्थ्य के विषय पर केंद्रित है। एक व्यापक दृष्टिकोण जो मानव, पशु, पौधे और पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य के अंतर संबंध पर जोर देता है। ये जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को दी है। मंत्रालय ने बताया कि 39 जानकारीपूर्ण स्टॉलों के माध्यम से मंडप स्वास्थ्य सेवा में मंत्रालय की प्रमुख उपलब्धियों को प्रस्तुत करेगा, जिसमें जीवन के हर चरण पर आधारित कार्यक्रमों और पहलों पर प्रकाश डाला जाएगा। 39 स्टॉलों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा में मंत्रालय की प्रमुख उपलब्धियों को किया जाएगा प्रस्तुत। इनमें यूविन ऐप लॉन्च, जो गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए मुफ्त टीकाकरण की सुविधा देता है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अब अतिरिक्त 5 लाख रुपए का टॉप अप कवर के साथ 70 साल से अधिक के वरिष्ठ नागरिक शामिल हैं। मंडप सभी के लिए सुलभ, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के भारत के प्रयासों को चित्रित करेगा। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन के तहत 13 करोड़ रुपए की 12 शोध परियोजनाओं को दी मंजूरी। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह की अध्यक्षता में 10वें मिशन संचालन समूह ने मंगलवार को राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन के अंतर्गत 13.3 करोड़ रुपए की 12 शोध परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन शोध परियोजनाओं में मैदान को ढकने के काम आने वाले जियो टेक्सटाइल्स, टिकाऊ और स्मार्ट टेक्सटाइल्स, यौगिक कपड़े आदि प्रमुख क्षेत्र हैं। स्वीकृत परियोजनाओं को IIT और NIT, CRRI और अन्य प्रतिष्ठित शोध निकायों और संस्थानों द्वारा प्रस्तावित किया गया था। मिशन के तहत स्वीकृत शोध परियोजनाओं की कुल संख्या अब 168 हो गई है, जिनका कुल मूल्य लगभग 509 करोड़ रुपए है। वस्त्र मंत्रालय ने एक बयान में इसकी जानकारी दी है। बता दें, राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन वस्त्र मंत्रालय की एक प्रमुख योजना है जो स्थानीय उद्योग, विशेष रूप से फाइबर विकास के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास क्षमताओं को विकसित करने पर केंद्रित है। मिशन के तहत अब तक 509 करोड़ रुपए की कुल 168 शोध परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचांक ने सितंबर 2024 में 3.1% की वृद्धि दर्ज की। औद्योगिक उत्पादन सूचांक IIP के त्वरित अनुमान हर महीने 12 तारीख को 6 सप्ताह के अंतराल के साथ जारी किए जाते हैं। ये स्रोत एजेंसियों से प्राप्त आंकड़ों के साथ संकलित किए जाते हैं, जो बदले में उत्पादक कारखानों और प्रतिष्ठानों से आंकड़े प्राप्त करते हैं। IIP की शोधन नीति के अनुसार इन त्वरित अनुमानों के बाद में जारी किए जाने वाले आंकड़ों में संशोधन किया जाएगा। मुख्य बातें क्या हैं? सितंबर 2024 के महीने में IIP विकास दर 3.1% है, जो अगस्त 2024 के महीने में -0.1% थी। सितंबर 2024 के महीने
के लिए 3 क्षेत्रों खनन, विनिर्माण, बिजली की वृद्धि दर क्रमशः 0.2%, 3.9% और 0.5% है। IIP का त्वरित अनुमान सितंबर 2023 में 142.3 के मुकाबले 146.7 है। सितंबर 2024 के महीने के लिए खनन, विनिर्माण और बिजली क्षेत्रों के लिए औद्योगिक उत्पादन के सूचांक क्रमशः 111.7, 147 और 206.9 है। विनिर्माण क्षेत्र में सितंबर 2024 में शीर्ष 3 सकारात्मक योगदानकर्ता हैं। कोक और परिकृष्ट पेट्रोलियम उत्पादों का विनिर्माण 5.3%, मूल धातु का विनिर्माण 2.5%, वैद्युत उपकरणों का विनिर्माण 18.7%। ये सब काम का नहीं है इतना कुछ भी। ऑनलाइन खाद्य सामग्री पहुंचाने वाली कंपनियों को पालन करने होंगे दिशा निर्देश। भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण FSSAI ने मंगलवार को ई-कॉमर्स के माध्यम से खाद्य पदार्थों के व्यवसाय से जुड़ी कंपनियों FBO जैसे ब्लिंकिट, स्विगी, इंस्टामार्ट, जेप्टो के संचालकों के साथ बैठक की। इस दौरान खाद्य और सुरक्षा मानकों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में FSSAI ने उपभोक्ता को डिलीवरी करते के समय उस खाद्य पदार्थ की एक्सपायरी तारीख से न्यूनतम 30% या 45 दिन की शेल्फ लाइफ सुनिश्चित करने का निर्देश दिए। इसका मतलब होगा कि किसी भी खाद्य पदार्थ के लिए सुनिश्चित की गई एक्सपायरी डेट के 30% दिन पहले उपभोक्ता तक सामान पहुंच जाना चाहिए। ऐसे खाद्य पदार्थ जिनकी एक्सपायरी डेट 6 महीने से 1 साल के बीच है, उसके लिए डिलीवरी समय से 45 दिन का रखा गया है। वस्त्र मंत्रालय ने 13 करोड़ रुपए की 12 शोध परियोजनाओं को दी मंजूरी। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह की अध्यक्षता में 10वें मिशन संचालन समूह ने राष्ट्रीय तकनीक वस्त्र मिशन के अंतर्गत 13.3 करोड़ रुपए की 12 शोध परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन शोध परियोजनाओं में मैदान को ढकने के काम आने वाले जियो टेक्सटाइल्स, टिकाऊ और स्मार्ट टेक्सटाइल्स, यौगिक कपड़े आदि प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं। स्वीकृत परियोजनाओं को IIT, NIT, CRRI और अन्य प्रतिष्ठित शोध निकायों और संस्थानों द्वारा प्रस्तावित किया गया था। मिशन के तहत स्वीकृत शोध परियोजनाओं की कुल संख्या अब 168 हो गई है, जिनका कुल मूल्य लगभग 509 करोड़ रुपए है। और इसी के साथ करंट अफेयर्स हो जाती है समाप्त। धन्यवाद।